नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं जिनकी पहले से कमी है, जमा करने का काम सियासी नेताओं का नहीं है और उम्मीद की जाती है कि वे दवाएं लौटा देंगे। अदालत ने कहा कि ऐसा बताया गया है कि ये दवाएं जनता की भलाई के लिए खरीदी गई हैं, न कि सियासी फायदे के लिए। इसलिए नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे कोविड-19 दवाओं के अपने भंडार दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS को सौंप देंगे, ताकि सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंदों के बीच इनका वितरण किया जा सके। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा पेश की गई उस स्थिति रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की, जो राष्ट्रीय राजधानी में रेमडेसिविर तथा कोविड-19 की अन्य दवाओं की नेताओं द्वारा जमाखोरी तथा वितरण के आरोपों के संबंध में की गई जांच से संबंधित थी। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नेता बड़ी मात्रा में कोविड-19 दवाओं को खरीद रहे हैं और उन्हें वितरित कर रहे हैं, जबकि मरीज इन दवाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। याचिका में इस बारे में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। दो कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर शीर्ष अदालत के 3 सितंबर 2020 के आदेश का उल्लंघन करने के लिए सजा देने की मांग की है, जिसमें उसने घोषणा की थी कि जिन खातों को 31 अगस्त 2020 तक NPA घोषित नहीं किया गया था, उन्हें अगले आदेश तक NPA घोषित नहीं किया जाएगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 3 सितंबर 2020 के आदेश और निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए अवमाननाकर्ताओं को नोटिस जारी करने की मांग की गई है और मांग की गई है कि शीर्ष न्यायालय की अवमानना के लिए अवमानना करने वालों को दंडित करें। असलम ट्रेडिंग कंपनी द्वारा दायर याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कैनरा बैंक के मुख्य प्रबंधक सुनील मेहता को प्रतिवादी बनाया गया है। तरुण पॉलीमर की याचिका में प्रतिवादी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी सुनील मेहता और इंडियन बैंक इलाहाबाद के अधिकृत अधिकारी शशि रंजन गिरी शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कालरा को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया है, जब उन्होंने 2 दिनों तक मामले की सुनवाई के बाद मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल न्यायाधीश की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी के अनुरोध को ठुकरा दिया और मौखिक रूप से इस प्रकार टिप्पणी की, मैं ट्रायल कोर्ट के आदेश से सहमत हूँ। इस स्तर पर अंतरिम सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने खान चाचा कैफे से हाल ही में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की बरामदगी और जब्ती के मामले में आरोपी व्यवसायी नवनीत कालरा को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 188, 120B, 34 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के 3 और 7 धारा के तहत मामला दर्ज किया था। राष्ट्रीय राजधानी में कुछ रेस्तरां से 500 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की वसूली के लिए मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। कोविड-19 मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण हिमाचल प्रदेश के हाई पावर्ड कमेटी ने कैदियों को अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा करके जेलों की भीड़ को कम करने का आदेश दिया है। जेलों की भीड़ कम करने के लिए 7 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार HPC ने अपनी बैठक की थी। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति रवि मलिमत की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में ये उल्लेख किया गया कि इस वर्ष 30 अप्रैल तक 245 पात्र दोषियों को पैरोल दी गई है, 71 दोषी पैरोल पर जेल से बाहर है, 3 और 33 आजीवन दोषियों को भी HP स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिशों पर समय से पहले जेल से रिहा कर दिया गया। ये भी निर्णय लिया गया है कि जिन दोषियों को इस समय पैरोल पर रखा गया है, उन्हें हाई पावर्ड कमेटी दिनांक 27 मार्च 2020 के निर्णयों के अनुसार पैरोल या विशेष पैरोल दी जाएगी और जिन्होंने समय पर आत्मसमर्पण किया है
वे 90 दिनों की अतिरिक्त अवधि की जमानत के हकदार होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह गृह मंत्रालय से कहा कि वो विदेशी फंड प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के लिए विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA खाता खोलने की समय सीमा 1 अप्रैल 2021 को बढ़ाने पर विचार करें। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह की पीठ 2 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संचालित होने वाले गैर सरकारी संगठन हैं, सुनवाई कर रही थी, जिसमें SBI नई दिल्ली में FCRA खाता खोलने से संबंधित मुद्दा उठाया गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने एक याचिका दायर कर राज्य और अस्पताल के अधिकारियों को अस्पतालों के ICU और ICCU में अनिवार्य रूप में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि अस्पताल अधिकारियों और मरीजों के बीच पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। शालीन बिपिन भाई दोषी द्वारा दायर और अधिवक्ता डॉक्टर अविनाश पोद्दार द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन में कोविड-19 से मरने वाले रोगियों के सही आंकड़ों का खुलासा करने के दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की गई। याचिका में कुछ सुझावों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के जीवन को बचाया जा सके और प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अस्पतालों की लापरवाही के बारे में रिपोर्ट की गई घटनाओं पर आधारित है, जो राज्य में रोगी की कई बार मौत का कारण बनते हैं। ये कहते हुए कि ये हितधारकों और अस्पतालों के हित में होगा, याचिका में ये कहा गया है, अधिकांश हताहतों की संख्या गहन चिकित्सा इकाई ICU के रूप में संदर्भित और गहन गंभीर देखभाल इकाई ICCU के रूप में संदर्भित होती है। आवेदक का कहना है कि इन मुद्दों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है यदि CCTV कैमरे विशेष रूप से ICU और ICCU और अन्य सभी वार्डों में स्थापित किए गए हैं और बाद में आवश्यकता पड़ने पर रिश्तेदारों को रिकॉर्डिंग की एक प्रति प्रदान की जाती है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।